हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जो एडेड पोर्शन है उसको हम करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे किस तरह से कौन कौन से नए टॉपिक ऐड किए हुए हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। पहला है यूनिट 2 का द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का सब यूनिट जो हमें करना है अरब स्प्रिंग के बारे में। तो अरब स्प्रिंग होता क्या है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे और अरब स्प्रिंग के बाद व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट क्या पड़ा अरब स्प्रिंग का। ठीक है, ये हम देखते हैं इसको अरब स्प्रिंग के बारे में। पहले तो अरब स्प्रिंग वॉज ए प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन तुनिसिया। कहाँ पे शुरू हुआ था? आपको तुनिसिया में हुआ था। और प्रो डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश करने के लिए। अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट था जो कि तुनिसिया या उन सब कंट्रीज जहाँ पे कि डेमोक्रेसी नहीं था वहाँ पे डेमोक्रेटिक लाने का एक मूवमेंट था। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इट वॉज स्टार्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस रीजन अगेंस्ट करप्शन। वैसे तो शुरू हुआ था करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए और पॉवर्टी हटाने के लिए। ठीक है, अरब स्प्रिंग टर्न इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट। देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि लोगों ने वहाँ पे करप्शन, ये ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। शुरू में बहुत ज़्यादा इन सब कंट्री में तुनिसिया आसपास के कंट्री जो थे वहाँ पे करप्शन था, अनएम्प्लॉयमेंट था और गरीबी भी था। तो लोगों ने इसके खिलाफ मूवमेंट शुरू किया और धीरे धीरे ये मूवमेंट जो था पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये सारे चीज़ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि वहाँ पे ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, यानी कि वहाँ पे राजा है जो डिक्टेटर है और वो डिक्टेटर लोगों के कॉमन प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये मूवमेंट जो था टर्न हो गया किसकी तरफ? डिक्टेटरशिप की तरफ टर्न हो जाता है। और द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्री इन द वेस्ट। और धीरे धीरे ये जो डिमांड था वो दूसरे कंट्री में फैल गया। जैसे मान लो कुछ इंडिया में होता है तो पाकिस्तान में भी स्प्रेड हो जाता है, इवन बांग्लादेश में, नेपाल, भूटान में। तो उसी तरह से आसपास जो तुनिसिया के आसपास कंट्री थे वहाँ भी ये सारे मूवमेंट शुरू हो गए। वहाँ पे भी करीब करीब सारे कंट्रीज में डिक्टेटरशिप था और उसके खिलाफ वहाँ के लोग भी ये मूवमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका? बिकॉज ऑफ मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होस्नी मुबारक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कोलैप्स्ड। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट था इजिप्ट में, ये इजिप्ट का गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इजिप्ट, ठीक है, ये इजिप्ट का गवर्नमेंट है। यहाँ पर होस्नी मुबारक जो था यहाँ का प्रेसिडेंट था। तो लोगों ने, और ऑटोक्रेटिक था वो भी, तो उसको हटा दिया वहाँ पे। ही हैड बीन रूलिंग इजिप्ट सिंस 1979 से। और ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था ये कब हुआ था? ये मूवमेंट 2009 में हुआ था। 30 साल से वो रूल करता आ रहा था। द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया, ये सब कंट्री में बताया ना, आस पड़ोस के कंट्री में फैल गया था। और वहाँ पे लोगों ने डिमांड करने लगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए और डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। समझ में आया हमें इसके बारे में। ये जो अरब स्प्रिंग है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3 न्यू सेंटर ऑफ पावर के अंदर आता है ये ब्रिक के बारे में। ठीक है, हमने न्यू सेंटर ऑफ पावर पहले हमने देखा है कि वहाँ पे चाइना के बारे में पढ़ना है, यूरोपियन यूनियन और एशियन के बारे में पढ़ना है। ये सब मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है ये चैप्टर के बारे में, आप उसको देख सकते हो। ये एडेड पोर्शन है, उसको हम देखते हैं। ब्रिक, एक्सपैंड ब्रिक्स क्या होता है और व्हेन इट वाज फाउंडेड, राइट इट्स की ऑब्जेक्टिव। तो ब्रिक जो था इसमें कौन? बी से ब्राज़ील हो जाता है ये ब्रिक जो है। बी ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, आई से इंडिया, सी से चाइना। पहले ये 4 कंट्री थे, बाद में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाता है इसमें। तो अब जाके ये 5 कंट्री बन जाता है इसमें। पहले सिर्फ ब्रिक था जो 2006 में फॉर्म हुआ था और रशिया में बना था इसको। ठीक है, ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स मैंने अभी बताया जब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड होता है 2009 में। द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक कंक्लूडेड इन ब्राज़ील इन 2019 में। इट वाज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट और प्रेसाइडेड ओवर बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो। ठीक है, ये नाम याद रखना पूछ सकते हैं। और किस ईयर में रशिया साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ था, और ये सब चीज़ यहाँ पे लर्न करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है रशिया के बारे में हमें देखना है कि हाउ डिड रशिया इमर्ज एज ए पावरफुल कंट्री आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद रशिया किस तरह से शुरू में तो इसका कंडीशन ख़राब था 1991 के बाद। 1991 में हमने देखा है कि रशिया डिसइंटीग्रेट होता है और इसके बाद कंडीशन ख़राब होता है, लेकिन धीरे धीरे इमर्ज होता है एज ए पावरफुल कंट्री। तो कैसे रशिया एक पावरफुल कंट्री इमर्ज हो गया था? ठीक है, रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन इन 1991।
देखो 1991 में रसिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और उससे पहले रसिया जो था बड़ा स्टेट था, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े स्टेट जो थे वो ज्वाइन हुए थे। सो रसिया लेकिन सबसे बड़ा रसिया था, ठीक है। रसिया एक स्टेट था, जैसे इंडिया में 29 स्टेट मिलकर बना हुआ, उसी तरह 28 स्टेट मिलकर बना हुआ, उसी तरह रसिया जो है 14 स्टेट मिलकर बना हुआ था, उसमें से रसिया सबसे बड़ा था, ठीक है। लेकिन वो सारे जो प्रोविंसेस थे वो अलग हो जाते हैं, और उसके बाद भी रसिया सबसे बड़ा प्रोविंस था। रसिया इमर्ज ए स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, तो उसको जब जो ज्वाइन था तो उसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, लेकिन रसिया जो है वो यूएसएसआर का सक्सेसर बन जाता है, यानी कि अब जो भी पावर, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे रसिया ले लेता है। रसिया जीडीपी इज करेंटली 11th इन द वर्ल्ड। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कंट्री वर्ल्ड में 11th है, तो बहुत ज़्यादा है। रसिया इज ए पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स रिजर्व ऑफ मिनरल्स, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल ऑयल रिजर्व है, नेचुरल रिसोर्सेज और गैसेस हैं, तो इसकी वजह से रसिया पावरफुल कंट्री है, ठीक है। रसिया इज ऑल्सो ए न्यूक्लियर स्टेट, आपको पता है कि पहले भी सारे एक न्यूक्लियर स्टेट था, बाकी अब सारे जिम्मेदारी न्यूक्लियर स्टेट का और रसिया को मिल जाता है, और उसके पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन का स्टॉक है अभी भी। सो बिकॉज ऑफ दिस रसिया मिलिटरीली बहुत पावरफुल है। रसिया इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, P5 इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी है एक रसिया का कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, 5 मेंबर परमानेंट है, चाइना, USA, उसके बाद रशिया है, उसके ब्रिटेन, फ्रांस है, तो उसमें रसिया भी एक है, ठीक है। सो ये रसिया के बारे में कुछ एडेड पोर्शन है जो हमने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा सब यूनिट इंडिया है। इंडिया के अंदर से हम देखते हैं इंडिया 21st सेंचुरी में इंडिया इज बीइंग सीन एज ए इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो, ये क्वेश्चन है, तो डू यू एग्री एक्सप्लेन करना। सो इट इज़ ट्रू दैट इन 21st सेंचुरी इंडिया इज बीइंग सीन एज इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर विच कैन बी सपोर्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। तो अगर हम आप बोलते हो कि हाँ इंडिया 21st सेंचुरी में एक पावरफुल कंट्री इमर्ज होकर हो रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है, तो हम एग्री होते हैं, और क्या क्या पॉइंट सपोर्ट करता है। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग पावर एंड द राइज ऑफ इंडिया इन ए मल्टी डायमेंशनल वे। इंडिया तो एक वे में नहीं ग्रो कर रहा है या पावरफुल हो रहा है, बहुत तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग पावरफुल फ्रॉम मेनी डायमेंशन, ठीक है। कैसे है, द इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रैटेजिक पोजीशन से इकोनॉमिकली इंडिया स्ट्रांग हो रहा है। कल्चरली ऑल्सो इंडिया इज बिकमिंग वेरी, इंडियन कल्चर इज बिकमिंग वेरी वाइब्रेंट एंड बीइंग एडॉप्टेड एवरीवेयर। स्ट्रैटेजिकली मतलब होता है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं इंडिया पहले के मुकाबले अच्छा हो रहा है। और दूसरी बात है कि इंडिया में इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में, स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है इंडिया में। फ्रॉम ए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव टारगेटिंग गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा गोल है, टारगेट कर रहे हैं हम वहाँ तक पहुँचने के लिए। एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट है इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली मार्केट भी होगा, तो ये भी है इंडिया में। तो इस तरह से इंडिया एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इंडिया है ऑल्सो इंक्लूसिव कल्चर, इंडिया का कल्चर जो है बहुत वाइब्रेंट है, अलग अलग तरह के कल्चर के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, डिफरेंट लैंग्वेज पीपल है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, so different types of culture are being practiced in India. So India with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe. और दूसरी बात है इंडिया के बहुत सारे लोग वर्ल्ड में काम करते हैं जाके, कुछ कंट्री में इनके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इस तरह से वो अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और इंडिया से जो कंट्री में इंडियन लोग हैं वो लोग अच्छे रिलेशन डेवलप करने का दबाव डालते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया इज़ बिकमिंग वर्ल्ड पावर, ठीक है। और ये हो गया फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो हमने देखा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक कल्चर, तो ये बताया था। तो ये जो था हमारा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से था। दूसरा स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्रीली इंडिया, सो द मिलिट्री ऑफ इंडिया जो है वो अलॉन्ग विथ इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास, इंडिया का मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपना बनाया हुआ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत सारे वेपन हम डेवलप कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया स्ट्रॉन्ग है। और पता है कि मेक इन इंडिया स्कीम जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, ये स्कीम में इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस में इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, स्कीम के थ्रू। दस ऑल द अबव पॉइंट सो दैट इंडिया इज नाउ ए सेंटर ऑफ पॉइंट 21st सेंचुरी, ठीक है। सो ये हमने देखा कि इंडिया किस तरह से 21st सेंचुरी में एक इमर्जिंग पावर बन के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ हैज़ इजराइल, ठीक है। सो हाउ हैज़
Israel emerged as one of the most powerful nation in 21st century. सो इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद भी इतना पावरफुल कंट्री कैसे बन गया इजराइल, ठीक है। द टर्म ऑफ एरिया इजराइल इज वेरी स्मॉल कंट्री, ठीक है, इन द वेस्ट एशिया, बट इट हैज़ एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। कैसे? इजराइल हैज़ मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस, किस में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इंटेलिजेंस में और इकोनॉमी में भी उसका बहुत फास्ट रेट में ग्रो हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम देखते हैं कि इजराइल इज बिकमिंग वेरी, इवन द स्मॉल कंट्री, बहुत ही एमर्जिंग एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन साउथ एशिया, ठीक है। सो दो इसराइल इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्री। आपको पता है वेस्ट एशियन कंट्री में सीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री है वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। तो वहाँ पे इजराइल एक अलग प्रोपेगेंडा लेके चल रहा है। हालांकि वो एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, इसके बावजूद भी इजराइल जो है इन सारे मुस्लिम हॉस्टाइल कंट्रीज के सामने खड़ा है और कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिलिट्रीली इतना स्ट्रॉन्ग है। सो इट्स स्ट्रॉन्गनेस ड्यू टू इट्स इनडोमिटेबल डिफेंस पावर, इसके डिफेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन वी सी दैट इजराइल इज बिकमिंग ए स्ट्रॉन्ग पावर। इट इज़ स्मॉल जूइश जॉनिस्ट नेशन है, यहाँ के लोग ज्यूज हैं, ठीक है। सो ये ओनली ज्यूस नेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएन और इट्स ऑर्गेनाइजेशन के सब यूनिट जो है, यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO के बारे में पढ़ना है। सो यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या था और अचीवमेंट क्या था, हेडक्वार्टर कहाँ, ये सब देखना है हमें। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है, याद करना है, कभी कभी आ जाता है तो प्रॉब्लम होता है लिखने में। ये 4 नवंबर 1946 को इस्टेब्लिश किया गया था और यूनेस्को हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, फ्रांस में। और ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन, स्प्रेड करना मेंबर कंट्री में नेचुरल साइंस के अवेयरनेस क्रिएट करना, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी और कल्चर, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें स्प्रेड करना। ये सब टॉपिक जो होता है उस पर ही ज़्यादा फोकस करता है एंड मेक श्योर दैट ऑल मेंबर कंट्री में ये सारी चीज़ फैले, ठीक है। अचीवमेंट क्या है कि ड्यूरिंग पास्ट सेवरल ईयर्स द स्पेशल वर्क वाज डन बाय यूनेस्को अक्रॉस द मेंबर कंट्री। क्या क्या है? इसने लिटरेसी प्रमोट किया है, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग दिया है लोगों को, और इंडिपेंडेंट मीडिया भी डेवलप करने की कोशिश करी है वो सब कंट्री जो इसके मेंबर है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ क्या है, कब ये इस्टेब्लिश किया गया था, इसका मेन फंक्शन क्या है? यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था और 1946 में हुआ था। और दूसरी बात है कि इसका नाम से पता चलता है कि ये चिल्ड्रन के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा करता है। मेन फंक्शन वाज टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन एंड हेल्प देयर डेवलपमेंट वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये फंड कलेक्ट करता है और वो फंड यूज़ करता है चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इन पुअर कंट्रीज में। इट ऑल्सो हेल्प एंड एनकरेज द वर्क दैट प्रोमोट चिल्ड्रन हेल्थ के बारे में बात करता है, वैक्सीनेशन के बारे में बात करता है, बेटर लाइफ के बारे में बात करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बच्चों को बढ़ाने के बारे में बात करता है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। टेररिज्म, व्हाट इज टेररिज्म? राइट्स 3 ब्रॉड मीनिंग ऑफ टेररिज्म। व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन टेररिज्म? सो मीनिंग क्या है? टेररिज्म रेफर्स टू सिस्टमेटिक यूज ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस। तो टेररिस्ट क्या करते हैं? वायलेंस यूज करते हैं। और किस लिए क्या करते हैं वायलेंस यूज करके? टू क्रिएट फियर अमंग द सोसाइटी मेंबर, मतलब लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करते हैं ऐसे लोग, इसको हम टेररिज्म बोलते हैं। सिस्टमेटिक यूज ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, बॉम्ब फोड़ना हो गया कहीं पे, मास किलिंग हो गया, ये सब काम इनका होता है। पर्पस क्या है? देयर आर मेनी पर्पस ऑफ विच टेररिज्म इज यूज्ड, बट इट मेनली यूज टू पॉलिटिकल रिलीजियस पर्पस के लिए। सो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम कंट्री में, और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेररिज्म स्प्रेड होता है। कभी कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाते हैं, देन स्टार्ट फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, सच पीपल आर आल्सो कॉल्ड टेररिस्ट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस। 3 ब्रॉड मीनिंग क्या है टेररिज्म के? सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेरर, ये खौफ का माहौल करते हैं जिसमें अपने बात को मनवाने के लिए। वायलेंट एक्ट, बॉम्ब एक्सप्लोड करना, किडनैपिंग हो गया, हाईजैकिंग हो गया, ये सब चीज़ यूज़ करते हैं और डर पैदा करते हैं सिविलियन के अंदर। और अनलॉफुल वायलेंस करते हैं, वार करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वायलेंस जो कि लॉफुली अलाउ नहीं है, ऐसा काम करते हैं। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्टैंड क्या है? देयर आर नो नेशन इन द वर्ल्ड विच आर नॉट अफेक्टेड बाई टेररिज्म।
देयर हैज़ बीन डिवीजन ऑफ गुड और बैड। हर जगह टेररिज्म है ऐसी बात नहीं है, करीब करीब सारे कंट्री में कुछ लोग बोलते हैं कि टेररिज्म अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बैड है, लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा नहीं रिजेक्ट करता है ऐसे डिस्टिंक्शन को कि बैड और गुड। उसके हिसाब से कोई भी टेररिज्म अच्छा नहीं होता है। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि टेररिज्म जो है वो उसको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते गुड और बैड। ये हमेशा एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसे हमें मिलजुल के टैकल करना चाहिए, ठीक है। सो ये टेररिज्म के बारे में है। और हमने ऊपर जो टॉपिक था ब्रिक्स के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव भी करना था, वो मैंने बताना भूल गया था, तो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेट करना और म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट को बांटना मेंबर कंट्री में, ठीक है। सो ये था, और किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना, और दूसरा है कि बिलीव इन म्यूचुअल इक्वलिटी, सब बराबर है ये चीज़ को बिलीव करना। ये 3 ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स से। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंडिया का जो एडेड टॉपिक है उसको अपलोड कर दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।